हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक अगला टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। और आशा है आप बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और इनके कंसर्न क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग जीन। जीन बच्चे कितने तरह का होता है। बच्चों, जीन्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। जीन्स को अगर हम लोग जाने तो ये दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं, एक को हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं और दूसरे को लग्जरी जीन्स कहते हैं। ये ऐसे जीन्स हैं जो कंटिन्यूअसली अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं, इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं। इनकी जरूरत हमेशा होती है, इसलिए ये हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं। यही वजह है कि इनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं। और ये ऐसे हैं, अच्छा ध्यान से देखिएगा, हाउस कीपिंग जीन्स। हाउस कीपिंग मतलब बहुत जरूरत की चीजें होती हैं भाई। घर में जो चीजें हैं, हमारे खाने पीने वगैरह, रहने की जो चीजें हैं, पहनने की जो चीजें हैं, हाउस कीपिंग के अंतर्गत जो रखी जाती हैं, उनकी बहुत ही जरूरत है। उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये ऐसे जीन्स हैं जो हमारे शरीर के लिए ऑल टाइम इसेंशियल्स होते हैं। ऑल टाइम इनकी जरूरत होती है, इसलिए ये कभी भी बंद नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस में जितने भी एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं मोस्टली प्रोटीन्स हैं। उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई होगी। कैसे हुई होगी? इंजीन्स के माध्यम से हुई होगी। तो वो लगातार चलते रहते हैं, ये वर्किंग लगातार करते रहते हैं। मान लिया जाए कि जिस वक्त ये जो रोक लेंगे अपने काम को, अर्थात ग्लाइकोलिसिस का फंक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा रेस्पिरेशन। और वैसी स्थिति में लाइफ हमारी जा सकती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। तो ऐसे जीन्स जो होते हैं, हाउस कीपिंग जीन्स या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जो होते हैं, ये हमेशा एक्टिव होते हैं। दे express their self always, यानी कि कंटिन्यूअसली। ठीक। और ये ऐसे जो जीन्स हैं, ये जीन्स जो हैं, इनकी जब जरूरत होती है, तब जब इनकी जरूरत होती है तब ये काम करते हैं। जब नहीं जरूरत होगी तो स्विच ऑफ पोजीशन में होते हैं। यानी कि सच जीन्स आर स्विच ऑन और ऑफ मोड एज पर रिक्वायरमेंट। अब स्विच और ऑन होगा कब, ऑफ होगा कौन? मतलब इसकी रेगुलेशन होती है। अर्थात दूसरी बात, दे आर रेगुलेटेड। इसीलिए इनको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटेड जीन्स, ऑल्सो कॉल्ड regulated जीन्स। तो देखिए, जीन का रेगुलेशन जो है इन्हीं का होता है, लग्जरी जीन्स का होता है। इनका रेगुलेशन
नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत रेगुलेशन ऑफ जीन्स की बात कर रहे हैं, अर्थात हम लोग इन लग्जरी जीन्स की बात करेंगे। अब देखिए बच्चे, जीन रेगुलेशन जो होता है ये दो तरह का हो सकता है। जीन रेगुलेशन दो तरह का हो सकता है। एक निगेटिव जीन रेगुलेशन हो सकता है, निगेटिव जीन रेगुलेशन, और दूसरे को हम लोग पॉजिटिव जीन रेगुलेशन कहेंगे। निगेटिव जीन रेगुलेशन मतलब यह क्या चीज, इसको हम लोग रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन भी कहेंगे, और इनको हम लोग इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन कहेंगे। अर्थात इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये ऐसे जीन्स हैं वो तब तक काम करते रहेंगे जब तक कोई रिप्रेसर इसको स्टॉप नहीं कर दे। यानी कि ऐसे जीन्स को आप रिप्रेसिबल या निगेटिव जीन रेगुलेशन कहेंगे। ये काम करते रहेंगे, ये काम करते रहेंगे, और जब कोई रिप्रेसर या कहा जाए कि कोई प्रोडक्ट इनके एक्शन को प्रभावित कर देता है, रोक देता है, तो ऐसे जीन को आप क्या कहते हैं, निगेटिव जीन रेगुलेशन कहते हैं या रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन कहते हैं। और सीधा इसका उल्टा, यानी कि पॉजिटिव जीन रेगुलेशन का मतलब क्या चीज हुआ, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये स्विच ऑफ के मोड में रहते हैं, यानी ये स्विच ऑन के मोड में रहेंगे, ये स्विच ऑन मोड में रहेंगे। जब कोई रिप्रेसर जो है इनके साइट को ब्लॉक कर देता है तो ये रिप्रेस्ड हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं, स्विच्ड ऑफ मोड में होते हैं। स्विच्ड ऑन, ये स्विच्ड ऑन मोड, और ये क्या चीज, स्विच्ड ऑफ मोड में रहते हैं। तो जब कोई इंड्यूसर इनको इंड्यूस करता है, इन जीन्स को, तो ये एक्सप्रेसिव होने लगते हैं। तो इस तरह से जीन का रेगुलेशन बच्चे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जीन का रेगुलेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो इस पर बात करें। हम लोग बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो तीन चीजें हैं हम लोगों को जानने हैं। पहला चीज है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। सेकेंड चीज हम लोग कह सकते हैं फिजियोलॉजी, और थर्ड को हम लोग कह सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन। अब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म में कैसे प्रभावित होता है, सपोज कर लीजिए, इससे क्या होता क्या चाहिए, पहले तो ये जान जाए कि ये जीन को एक प्रिकर्सर प्रोवाइड करते हैं, जीन को एक प्रिकर्सर प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो एक्शन उनका ऑन होता है। ठीक, जैसे
इस्चेरिचिया कोलाई में बात हम लोग करें ई कोलाई, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको हम लोग कहते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और जब ये हाइड्रोलाइज होता है तब बनता है क्या चीज? आपको पता है? क्या चीज बनता है? ग्लैक्टोज बनता है। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बनता है। और ये होते हैं इनके सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ई कोलाई का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा भाई? ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। बच्चों जनरली आपको यह बताया जाए कि लैक्टोज जो है इसको हमने क्या बताया कि हाइड्रोलाइज करना है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की जरूरत होगी। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या चीज है? एक एंजाइम है। एंजाइम मतलब इसकी सिंथेसिस कौन करेगा? जीन्स करेंगे। जीन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाए, सिंथेसाइज किया जाएगा इसको। तो अगर इसके आसपास में इस ई कोलाई के पास यानी कि इस सेल में कह लिया जाए कि लैक्टोज अगर एब्सेंट है, इफ एब्सेंट, ठीक, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का सिंथेसिस नहीं होगा। इस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की सिंथेसिस नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि जरूरत नहीं है। जब ग्लैक्टोज होगा तब क्या होगा कि इसकी जरूरत होगी और तब इनके कंसर्न्ड जीन्स इनकी सिंथेसिस करेंगे। तो आपने देखा क्या चीज कि मेटाबॉलिज्म से यह प्रभावित होता है। अगर इसका यूज बहुत ज्यादा हो जा रहा है, लैक्टोज का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, सपोज कर लिया जाए जितना ज्यादा होगा मतलब उतना ही ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का सिंथेसिस होगा। क्योंकि एंजाइम्स जितने होंगे उतने ही सब्सट्रैक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन, सब्सट्रैक्ट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो आपको एक तरह से बताया जाए कि मेटाबॉलिज्म के चलते इनका क्या हुआ? इस कंसर्न्ड जीन का रेगुलेशन हुआ। अगर यह प्रिकर्सर, क्या है प्रिकर्सर? लैक्टोज अवेलेबल है तो इनकी सिंथेसिस होगी। अर्थात यह जीन जो होगा वो स्विच ऑन मोड में होगा। लेकिन अगर ये एब्सेंट है तो वह स्विच्ड ऑफ मोड में होगा जीन। तो ये हमारी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात है क्या चीज? फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी से बात करते हैं बच्चों। हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी किस तरह से अफेक्ट करता है कि जीन के एक्सप्रेशन को, तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल स्टेट जैसे ये डेवलपमेंटल स्टेज, ऑफ सेल्स और टिश्यूज, टाइप्स या स्ट्रेस अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। कैसे?
अब समझा जाए, जाइगोट एक सेल है, उसके सारे के सारे जीन्स जो हैं स्विच ऑन मोड में होंगे, सारे सेल्स जो हैं डिवाइड होने लगेंगे, सॉरी वह सेल जो है डिवाइड मोड में होगा एकदम कंटिन्यूअसली, कुछ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एक मास जो होता है बन जाता है। उसके बाद अलग जीन्स का सेटअप शुरू हो जाता है, उनका मैच्योरेशन, उनका डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, इन सब के लिए जैसे जैसे वह सेल जो है यानी कि जाइगोट मल्टी सेलुलर स्टेजेस में चले जाता है, वैसे वैसे एक्शंस अलग होने लगते हैं और इन अलग अलग एक्शंस के लिए अलग अलग जीन्स के स्विच ऑन मोड में जाना होता है। तो फिजियोलॉजिकल एक्शंस किस तरह से प्रभावित करता है, इस बात पर आपने देखा। दूसरा चीज यानी कि डिफरेंशिएशन के लिए अलग और डेवलपमेंट के लिए अलग तरह के स्विच ऑन मोड में रहेंगे जीन्स। एक और बात हम लोग साधारण सी बात करते हैं, क्या चीज कि भाई आप पूरी धूप में काम करने चले जाते हो, गर्मी का मौसम है और काफी अधिक धूप है, ठीक, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तो क्या होगा, मेलानिन का सेक्रेशन बच्चे बहुत ज्यादा होने लगेगा, मेलानिन का सेक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा। दूसरा चीज और भी बात करें कि लाइट, देखो टेम्परेचर की बात की है ना हमने, लाइट की बात करते हैं। लाइट का क्वांटिटी क्वालिटी जो होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है अफेक्ट करता है। लाइट से आपने फोटोसिंथेसिस में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, ये किस तरह के मूवमेंट जो है कैसे यानी कि फोटो से प्रभावित होता है, जियो से प्रभावित होता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है अगला प्रोसेस जो है, सॉरी अगला जो फैक्टर है वह इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अर्थात ये जो है लाइट, हीट और कुछ टॉक्सिन्स, अब मान लिया जाए कि आपके बाजार से जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं, अगर वो फ्रेश है अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है काफी अधिक किया हुआ है तो अलग तरह के जीन जो है एक्शन मोड में आ जाएंगे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और मेटाबॉलिक फैक्टर्स, ये तीनों मिल करके जो है हमारे जीन के एक्शंस को यानी कि एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करते हैं। ये हम लोगों का ये कंसेप्ट यहां जानना था। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है बच्चों, इस पर ध्यान देने की बात है। कुछ हिडन ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आ सकता है। ये नीट के लिए भी काफी जरूरी है, ये सीयूटी के लिए भी बहुत जरूरी है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो है ही। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग तरह से कि यूकैरियोट्स में क्या ऐसे ही जीन का रेगुलेशन होता है जैसा प्रोकैरियोट्स में होता है। तो अब इस पर बात करते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स जो कि मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, कैसे इनका एक्शन जो है किस किस लेवल पर इनके जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन की जरूरत होती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, रेगुलेशन ऑफ जीन ऑन ट्रांसक्रिप्शन लेवल। इट अकर्स बाय फॉलोइंग लेवल, मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब क्या चीज, ये प्राइमरी फॉर्म, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, एक
प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब क्या चीज हुआ कि एक डीएनए जो है पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बनाएगा। तो यहां पर वो कैसे प्रभावित होता है ये बात देखना होगा। देखिए, ये सपोज कर लीजिए ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। लिख दिए क्या चीज? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बच्चे डीएनए यानी कि एक जीन, ये एक जीन जो होगा ये एक पर्टिकुलर जीन, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये जब ट्रांसक्राइब होगा कहां पर? न्यूक्लियस में। तो इसमें बहुत सारे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स बनते हैं बच्चों, आपको पता होगा। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स जो है बनते हैं। ठीक, ऐसे आरएनए को क्या कहते हैं? ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये ट्रांसक्रिप्शन, तो बना क्या चीज? एचएनआरएनए बना। अब देखिए यहां पर कंट्रोल किया जाता है क्या क्या बना भाई? इसमें बहुत सारे इंट्रॉन्स आते हैं, बहुत सारे जो है एक्सॉन्स आते हैं। यानी कि अगर सपोज कर लिया जाए कि इनको हम लोग माने इंट्रॉन्स और इसको हम लोग एक्सॉन्स माने, ठीक, तो इनका रेगुलेशंस जो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर हुआ, ठीक है। अब इनकी प्रोसेसिंग होगी, यानी कि प्रोसेसिंग लेवल पर भी, प्रोसेसिंग लेवल पर भी, प्रोसेसिंग लेवल। अब प्रोसेसिंग लेवल में क्या देखेंगे? स्प्लिसिंग और कैपिंग, स्प्लिसिंग एंड कैपिंग, ये रेगुलेशन होगा ना। तो प्रोसेसिंग लेवल पर भी होगा, इसी का ये कहा जाए कि कैपिंग भी होगा और टेलिंग भी होगा, ठीक। तब क्या बनेगा? इसके बाद एक फ्रेश एमआरएनए बनेगा। ये बन गया क्या चीज? एमआरएनए। यानी कि प्रोसेसिंग हुआ तो क्या चीज? इसका एचएनआरएनए से एमआरएनए बन गया, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं हम लोग कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ऐसे ही इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो जाएगा। अब ये क्या होगा? इसकी ट्रांसपोर्टेशन साइटोप्लाज्म में होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है बच्चों? न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो हो गया
वो कंप्लीट हो गया न्यूक्लियस में। तो अब इस एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट करना होगा कहां पर, साइटोप्लाज्म में। तो ये भी रेगुलेटेड होगा, ये भी रेगुलेटेड होगा, तब जाकर के यह एमआरएनए जो है साइटोप्लाज्म में आएगा। एमआरएनए और लास्टली जो होगा ट्रांसलेशनल लेवल पर भी, ये चौथा ट्रांसलेशन लेवल। अब इसकी को ट्रांसलेशन होगा, इसकी ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन के बाद एक क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। ये हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इतनी 4 लेवल पर बच्चों यूकैरियोट्स में क्या चीज, जीन का रेगुलेशन होता है, हर जगह पर उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक, अब हम लोग इसके बाद अब बात करेंगे क्या चीज कि प्रोकैरियोट्स में भी क्या ऐसी तरह का रेगुलेशन होता है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है। तो बच्चों ये हम लोग बात कर रहे हैं कि यह किस लेवल पर होता है। अभी जैसे हम लोगों ने यूकैरियोट्स में 4 लेवल बताए, तो अब यह कंट्रोल जो हो कहा जा सकता है कि रेगुलेशन अकर्स ओनली एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर ही इसका रेगुलेशन होता है। चलिए बात करते हैं कैसे, क्या है भाई। तो देखिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पहले वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ये एक जीन, ठीक, इसमें ये हो गया प्रोमोटर, ये हो गया टर्मिनेटर, और बीच में हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स। बीच में यानी कि ये हो गया प्रोमोटर, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन्स, और ये हो गया टर्मिनेटर। बच्चों हम लोग बात किए हैं इसमें कि प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइंट होता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देता है। अर्थात ये हम लोग करें कि आरएनए पॉलीमरेज मान लिया जाए, ये है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स promoter and initiates transcription। ये बात कर ले, लेकिन ऐसा ही नहीं होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज, यह आरएनए पॉलीमरेज यहां अगर किसी दूसरे एसेसरी प्रोटीन से अगर इंटरैक्ट कर ले, मतलब कि बाइंडिंग ऑफ
accessory protein of RNA regulate the gene expression. ये एसिसरी प्रोटीन्स क्या हो सकता है बच्चे? ये एसिसरी प्रोटीन रेगुलेटर प्रोटीन्स हो सकते हैं। और वो दो तरह के हो सकते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो रिप्रेशर हो सकते हैं या तो इंड्यूसर हो सकते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, ये रिप्रेशर या इंड्यूसर हो सकते हैं। अगर सपोज कर लिया जाए कि यह आरएनए पॉलीमरेज यानी कि जो एंजाइम है यह किसी रिप्रेसर के द्वारा ज्वाइन कर लिया जाता है, कंबाइन कर लिया जाता है, तो यह प्रोमोटर पर ज्वाइन नहीं हो पाएगा। या अगर सपोज कर लिया जाए कि किसी इंड्यूसर पर ये के द्वारा ये जो ज्वाइन हो जाता है, तो ये क्या होगा, प्रोमोटर से ज्वाइन करेगा और आगे ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, कहीं कहीं किसी किसी ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि एक और सब्सिडियरी जीन्स दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग ऑपरेटर जीन्स कहते हैं बच्चे। इन मेनी कहा जाए केसेस, इन मेनी केसेस in many cases it is assisted by ऑपरेटर जीन या ऑपरेटर कह सकते हैं, ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेटर जीन क्या होता है भाई? प्रोमोटर के बाद ही जो है ऑपरेटर्स जीन्स होते हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इस पर कि ये कंसेप्ट जो है, यानी कि प्रोकैरियोट्स में एक नया कंसेप्ट आया, ओपेरिन कंसेप्ट। और वह ओपेरिन कंसेप्ट कैसे रेगुलेट करने के लिए कहता है, इस पर बात करते हैं। ओपेरिन कंसेप्ट कहता है कि ईच मेटाबॉलिक, ये दो बातें बताता है। क्या चीज? कि ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन is controlled by a set of genes. A set of genes. और दूसरी चीज ये क्या बताया कि a complete set of gene set of genes controlling a metabolism is called ओपेरन। इसको कहते हैं ओपेरन। उस पूरे कंप्लीट सेट, जितने भी जीन्स जो हैं, उस मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने में भागीदारी देते हैं अपने, उन सारे जीन्स को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? ओपेरन कहते हैं। और इस तरह के कई एक सारे ओपेरेंस जो हैं पता हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल लैक ओपेरिन, ट्रिप्टोफैन ओपेरिन, ट्रिप्टो TRYP, ट्रिप मतलब
ट्रिप्टोफैन ओपेरन, उसके बाद एरा ओपेरन, एरा, एराबिनोज, एरा से मतलब क्या होता है, एराबिनोज, यानी एल एराबिनोज ओपेरन, उसके बाद वैल ओपेरन मतलब वैलिन ओपेरन, और सिस ओपेरन मतलब सॉरी हिस ओपेरन, सिस नहीं हिस है, हिस ओपेरन मतलब हिस्टिडीन ओपेरन। इतने ओपेरन्स जो हैं पहले एग्जिस्टेंस में आए, और इसमें से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके एनसीईआरटी में जो है इसकी चर्चा है लैक ओपेरन, लैक ओपेरन। बच्चे लैक ओपेरन के बारे में डिटेल स्टडी किया गया जैकोब एंड मोनार्ड, स्टडीड बाय जैकोब, पूरा नाम है फ्रांकोइस जैकोब, फ्रांकोइस जैकोब, और जैक्यू मोनार्ड, जैक्यू मोनार्ड। ये दो लोगों ने मिल करके लैक ओपेरन के बारे में डिटेल जानकारी हमें दिया। इसमें क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करें बच्चे। तो देखिए इसमें बताया गया कि 3 तरह के, या ये कहा जाए कि इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ जीन्स। पहला को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये कितने हैं, 3 इन नंबर। ठीक, ये कौन कौन से हैं आगे हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये बात करेंगे कि ये है जेड, दूसरा हो सकता है वाई, और तीसरा हो सकता है ए। ये 3 तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ये जेड जो होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये स्ट्रक्चरल जीन। दूसरा जो होता है वाई, ये परमिएज नाम का एंजाइम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये तीसरा जो होता है ए, ये ट्रांस एसिटिलेज, इस एंजाइम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ये हुआ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। दूसरे होते हैं क्या चीज, ऑपरेटर जीन्स, ऑपरेटर जीन्स। तीसरा प्रोमोटर जीन्स, और चौथा हम लोग कह सकते हैं रेगुलेटर जीन। चौथा रेगुलेटर जीन्स। ये 4 तरह के जीन्स बच्चे इस लैक ओपेरन में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर जीन्स क्या होते हैं, कहां इनका पोजीशन है।
प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर की तो पहली बात हम लोग कर चुके हैं। रेगुलेटर भी एक आपको इसमें नया देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं इनके फिगर से। हम लोग ओपेरेंट कंसेप्ट के अंतर्गत कैसे एक्सप्रेशन होता है इस बात पर चर्चा करते हैं। एक कंप्लीट ओपेरेंट का स्ट्रक्चर हमने शो करने की कोशिश किया है। इसमें देखिए, ये पी फॉर प्रोमोटर, ये क्या चीज है? प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर। ये आई फॉर रेगुलेटर जीन, पी फॉर प्रोमोटर जीन, ठीक है, वही है। ये है ओ फॉर ऑपरेटर जीन, और यहां से लेकर के यहां तक ये है स्ट्रक्चरल जीन्स। ये अलग अलग तरह के जीन्स। हमने बात किया था क्या चीज पहले? प्रोमोटर जीन्स एक साइट जो है प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए, ठीक। तो देखा जाए, ये लैक ओपेरन की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कि लैक्टोज, लैक फॉर लैक्टोज, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कैसे किया जाता है इसके द्वारा जो है। तो आप देखेंगे बच्चे कि अगर लैक्टोज एब्सेंट है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा कि रेगुलेटर जीन के द्वारा एक ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? एक आरएनए बनेगा, और वह आरएनए जो होगा रिप्रेशर आरएनए होगा बच्चों। ये होगा क्या चीज? रिप्रेशर आरएनए। इसको हम लोग रिप्रेशर आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बनाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाएगा वह क्या होगा? रिप्रेशर होगा। कैसे रिप्रेशर होगा? तो यह ऑपरेटर की साइट पर जा करके क्या कर लेगा? ब्लॉक कर लेगा। ये ऑपरेटर पर जा करके ब्लॉक कर लेगा, ज्वाइंट हो जाएगा। तब आरएनए पॉलीमरेज को फर्दर स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। ये देखिए रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। यानी कि ऐसी स्थिति में हम क्या देखेंगे कि जब रिप्रेशर प्रोटीन होता है, ये क्या हो गया? रिप्रेशर प्रोटीन, या रिप्रेशर भी बात कर सकते हैं, रिप्रेशर प्रोटीन। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या चीज कि रिप्रेशर प्रोटीन, ये ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन से जो है अगर कंबाइंड होता है तो मोड ऑफ एक्शन क्या हो जाता है? स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच्ड ऑफ, जीन एक्शन या एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ये बात आपने देख लिया। अब एक दूसरी चीज होगी, सपोज कर केस टू में क्या होगा कि भाई एक इस जीन की हम लोग स्ट्रक्चर लें, ये प्रोमोटर, ये रेगुलेटर,
ये फिर प्रोमोटर, ये ऑपरेटर, ये स्ट्रक्चरल जीन जेड, ये वाई और ये ए। देखिए, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज हम लोग बात किए थे। अब अगर लैक्टोज हो जाता है तब क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज होना क्या भाई कि अब उसी तरह से काम होगा। देखिएगा, रेगुलेटर जीन जो होगा, रेगुलेटर जीन यानी कि रिप्रेशर एमआरएनए, रिप्रेशर एमआरएनए का सिंथेसिस करेगा, इससे रिप्रेशर बनेगा। लेकिन अगर इंड्यूसर, यानी कि इंड्यूसर कौन है? ये लैक्टोज। अगर यहां पर लैक्टोज एज ए इंड्यूसर होता है, ये क्या हो सकता है? लैक्टोज इंड्यूसर। या ये एक चीज और भी हो सकता है, एलो लैक्टोज, एलो लैक्टोज। ये दो इंड्यूसर हो सकते हैं। अगर ये आएगा तो इससे क्या हो जाएगा? ये कंबाइन कर जाएगा, ये इसे कंबाइन कर जाएगा। तब कंबाइन हो जाने के बाद इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? ये रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेशन ऑफ रिप्रेशर। अब देखिए, एक इंड्यूसर आ गया, तब क्या होगा? यह रिप्रेशर से कंबाइन करके उसको इनएक्टिवेट कर दिया, और इनएक्टिवेट करेगा तब वह ऑपरेटर जीन से कंबाइन नहीं करेगा। और ऐसी स्थिति में तब क्या होगा भाई? ऐसी स्थिति में ये स्ट्रक्चरल जीन्स जो होंगे, ये स्ट्रक्चरल जीन्स से ये लैक ओपेरन, इसको हम लोग कहेंगे लैक ओपेरन, सॉरी लैक एमआरएनए कहेंगे इसको। लैक एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, लैक एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। और लैक ओपेरन से जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो इनसे, यानी कि जेड से हम लोग बात किए थे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा। वाई से क्या बनेगा? परमिएज। और ए से क्या बनेगा? ट्रांस एसिटिलेज, ट्रांस एसिटिलेज। ऐसे तीन जो है एंजाइम्स, और कहा जाए कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हुआ। और तब क्या होगा? ये तीनों के तीनों जो है का ट्रांसलेशन, यानी कि एंजाइम्स बन गए, यानी प्रोटीन बन गए, अर्थात क्या चीज? ट्रांसलेशन हुआ। और इस तरह से यही जीन का फंक्शन था, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन करना और उनका ट्रांसलेशन कराना। यानी जीन ऐसे ही काम करता है क्या कि अपने मैसेज, हम लोग पढ़े हैं सेंट्रल डॉगमा में कि अपने मैसेज को वह आरएनए तक ट्रांसक्राइब करता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और इस प्रोटीन बनने में कहां कहां क्या क्या चीज, किन किन चीजों का प्रभाव पड़ा, इन बातों पर हम लोगों ने ध्यान दिया। और यही है बच्चे ओपेरन कंसेप्ट, जिसको हम लोग निगेटिव
कंट्रोल यानी कि ये लैक ओपेरिन को हम लोग रिप्रेसिव जीन एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये सवाल आता है। लैक ओपेरिन को रिप्रेसिव कहते हैं, क्यों? क्योंकि जनरली जो होगा ये रेगुलेटर जीन रिप्रेशर आरएनए बनाता है और रिप्रेशर आरएनए से रिप्रेशर बन करके इसको ब्लॉक करके रखता है। जब तक इंड्यूसर नहीं प्रेजेंट होगा तब तक इसका फर्दर ये स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, इसलिए इसको रिप्रेसिबल मोड ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। हालांकि ये इंड्यूसिबल भी होता है, क्योंकि इंड्यूसिबल कब हुआ, जब इंड्यूसर आकर के रिप्रेशर को क्या किया, इनएक्टिवेट करके और मोड ऑफ एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। लेकिन जनरली हम लोग का डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में क्या चीज, रिप्रेसिबल मोड ऑफ जीन एक्शन के बारे में। तो इसके बाद और भी हम लोग बातें करेंगे बच्चों। अगला सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या चीज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर। और इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। आप इनको हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैप्टर बाय चैप्टर जो है, टॉपिक बाय टॉपिक आप ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।